नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम चर्चा करने वाले हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों की जिनके साथ आपको अपडेट रहना जरूरी है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन से। The difficulties that you are having now are part of process of growth। यानी कि जो आपके रास्ते की बाधाएं हैं, जो आपने परेशानियां पाई हैं, अब वो आपकी सफलता की कहानियों में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कंसीडर की जाएंगी, एक रास्ते की बहुत बड़ी सुविधा या ब्रिक कंसीडर की जाएगी। अक्सर आप में से बहुत सारे लोग जीवन की तमाम प्रकार की उपलब्धियों के लिए बहुत संघर्ष को पार करके किसी जगह तक पहुंचते हैं, लेकिन वही संघर्ष जब आपको सफलता की सीढ़ियों तक लेकर जाता है तो वह आपकी ताकत बन जाता है, आपकी लो टाइम्स में आपके लिए बहुत मोटिवेशन का कारण बनता है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आज ऐसे हैं, ऐसे बहुत से लिसनर्स हैं जो कि बहुत सारे संघर्ष के बाद आज की वर्तमान स्थिति में हैं, या फिर आज भी वो संघर्ष में हैं, लेकिन उनका एक दिन यह संघर्ष खत्म होगा और वो एक बहुत अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो ये समय है, या फिर वो पुराना समय जो संघर्ष वाला था, वो उन्हें हमेशा मोटिवेट करेगा, है ना। तो भविष्य के लिए आशान्वित रहते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से। घटना यह है कि क्या ट्विटर बंद होने वाला है। शुरुआत है आज की बहुत ही बेहतरीन घटना से, और वो घटना है क्या टेलीग्राम बंद होने वाला है। ट्विटर की इतनी ज्यादा चर्चा होती है ना कि ट्विटर 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 पूरे टाइम। टेलीग्राम बंद होने वाला है, इस पर आज का सेशन है। तो टेलीग्राम बंद होने वाला, ये शब्द हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि टेलीग्राम के जो मालिक हैं उन्हें फ्रांस में गिरफ्तार किया जा चुका है। फ्रांस के जो टेलीग्राम के जो मालिक हैं, इनकी गिरफ्तारी इस तरह से कही जा रही है कि रशिया का ट्विटर का मालिक गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इसको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि ट्विटर और टेलीग्राम माना जाता है कि जैसे अमेरिका वालों ने अपना ट्विटर बनाया हुआ है, अमेरिका वालों ने जैसे अपना व्हाट्सएप बनाया हुआ है, ऐसे ही रूस वालों ने, रशिया वालों ने अपना टेलीग्राम बनाया हुआ है। जिस तरह से मैसेजिंग सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया जाता है, ऐसे ही टेलीग्राम का यूज़ किया जाता है। और आप में से बहुत सारे जो लिसनर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि टेलीग्राम क्या होता है, क्योंकि हमारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा हम लोग अपने टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुड़ पाते हैं। साथ में हम लोग वहाँ PDF भी इजीली शेयर कर पाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इनकी गिरफ्तारी होने से क्या टेलीग्राम बंद हो जाएगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इनकी गिरफ्तारी किस प्रकार से पश्चिम के दोहरे चरित्र को उजागर कर रही है। पश्चिम बोले तो वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गू नाटो अलाइज, या फिर वो यूरोपियन देश जो अपने आप को अमेरिका का आधी कटी रोटी मानते हैं कि भैया आपने कह दिया तो हम मानने को तैयार हैं। इनकी गिरफ्तारी से रशिया ने क्या कहा, इनके समर्थन में कौन सामने आया, और विचार कीजिए कि अगर ऐसा हमारे देश में हो गया होता तो क्या होता। यानी हमारे देश में अगर कोई ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हो गया होता जो कि मैसेंजर सर्विसेज का मालिक है हमारे देश में, तो एक बार ये कह दिया जाए कि व्हाट्सएप को जांचा जाएगा, उस पर भी इतनी प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं कि साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दुनिया का चैलेंज हो रहा है, आज़ादी संकट में है, संविधान संकट में है। तो क्या टेलीग्राम के मालिक को गिरफ्तार कर टेलीग्राम को बंद करने की जो ये कवायद है, उसके बाद क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा? इन तमाम जानकारियों को आज के सेशन में हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बने हुए हैं पावेल दुरोव, जो कि मालिक हैं टेलीग्राम के। इन्हें फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है। इसकी वजह से अब टेलीग्राम की सर्विसेज अटकने की दिक्कतें सुनने में आ रही हैं कि वो दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा भी मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में पहले जान लीजिए, फिर डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। चर्चा केवल इतनी सी है कि टेलीग्राम को पूरी दुनिया में लगभग 150 से अधिक देशों में टेलीग्राम चलता है। लगभग 95 करोड़ से ज़्यादा लोग टेलीग्राम को इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। पूरी दुनिया में टेलीग्राम को मात्र 50 लोग हैंडल करते हैं, और उनमें जो टॉप हैंडलर हैं वो ये खुद हैं। मात्र 50 लोगों के द्वारा वर्ल्ड का इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या ऐसा तो नहीं कि भाई टेलीग्राम की सर्विसेज में खराबी आ जाएगी या फिर टेलीग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में रूस ने फ्रांस को वार्निंग दे दी है कि आप लोग उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर गिरफ्तार कर रहे हैं।
ऐसा भी क्यों है उसको भी पहले ही जान लीजिए, ताकि अब हम जब इनकी कहानी पूरी डिटेल में जानेंगे तो आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी। बोले इसलिए क्योंकि अमेरिका में चुनाव है, और अमेरिका में चुनाव में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये तो सब अमेरिका के जो कॉन्टेस्टर्स हैं ये प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर लेते हैं। टेलीग्राम वाले क्यों सुने उनकी? क्योंकि इसके मालिक मूलतः रशियन मूल के हैं, यानी कि ये पावेल दुरोव जो व्यक्ति हैं ये मतलब पैदाइशी रशियन हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने कई देशों की नागरिकताएं फिलहाल ली हुई हैं। तो बोले आप लोग अपने यहाँ के चुनाव को प्रभावित होने से बचाने के लिए या अपने खिलाफ जो चल रहा होगा उसको दबाने के लिए आप टेलीग्राम को बैन करा रहे हैं। तो एक प्रकार से एक रिफ्ट रशिया वर्सेस अमेरिका की इस घटना के बाद उजागर होती है, फ्रांस में हुए इनकी गिरफ्तारी के बाद। पावेल दुरोव अपने आप में गजब की बात, मतलब इनके बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां आप जानेंगे कि एक बार के लिए अचरज होने लगेगा कि आदमी भाई क्या है ये, क्यों बोल रहा हूं मैं इस बात को। एक एक करके सारी बातें सुनते चलिए। सैटरडे नाइट की बात है कि इन्हें पेरिस के ले बॉर्गेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार यह जानकारी बाहर निकलकर आई कि ये अपने पर्सनल प्लेन से फ्रांस पहुंचे थे। जैसे ही पहुंचे फ्रांसीसी अधिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये 39 ईयर के हैं और ये पूरे समय आरोपों में घिरे रहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ड्रग तस्करी के लिए, बाल यौन शोषण के लिए जो कंटेंट साझा होता है उसको फैसिलिटेट होने देते हैं टेलीग्राम पर। अच्छा, इसको और आगे तक लेकर चलें, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि टेलीग्राम पर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सी फिल्में या फिर बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके काम के हैं उनको साझा किया होगा। समटाइम्स आप में से बहुत से लोग इस बात के भी अवेयर होंगे कि दुनिया भर की जितनी भी फिल्में हैं अगर आप उन्हें तलाशने निकलें तो आपको वो टेलीग्राम पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंट पर मिल जाएगी। और तो छोड़िए, आप किसी भी बड़े संस्थान का रिकॉर्डेड कोर्स तलाशने निकलें वो आपको वह टेलीग्राम पर पड़ा मिल जाएगा। हम लोगों की बड़ी मुसीबत ये होती है कि हमारे कोर्सेज टेलीग्राम पर ही बिक रहे होते हैं, लोग रिकॉर्ड करके उन्हें वहां बेच रहे होते हैं। एक ऐसा नेक्सस पैरेलली चल रहा होता है टेलीग्राम पर जिसका दुरुपयोग पर्टिकुलर प्रकार की एजेंसीज को चैलेंज करने के लिए किया जाता है। इस बात में किसी से भी कोई चीज छुपी नहीं है, लेकिन यही सब एलिगेशन तो व्हाट्सएप पर भी लगते हैं। भारत सरकार व्हाट्सएप से भी तो यही मांग रही थी कि आपने जो एनक्रिप्शन लगाया हुआ है उसे हटाइए और हमें बताइए कि सेंडर कौन है जिसने ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ये दोनों अपने आप के बारे में एक ही लाइन बोलते हैं कि सर हम यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करते, यानी हम ये नहीं बताते कि असल में मैसेज का सेंडर कौन था, क्योंकि हम लोग एनक्रिप्शन पर काम करते हैं। एनक्रिप्शन बोले तो किसने क्या भेजा ये भेजने वाला जानता है या रिसीवर जानता है, लेकिन वो मल्टीपल टाइम अगर फॉरवर्ड है तो वो ओरिजिनल कंटेंट कहां से आ रहा था, मैसेज बीच में कोई नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बनकर आता है कि ये लोग अपने एनक्रिप्शन की वजह से क्या अपने प्लेटफॉर्म्स को सरकारों को, सुरक्षा एजेंसीज को चैलेंज करने के लिए ही बनाते हैं? तो आंसर है जी हां। इनिशियली इसका निर्माण यानी टेलीग्राम का निर्माण रशियन खुफिया एजेंसीज को ही चैलेंज करने के लिए बनाया गया था। इनिशियली जब ये लोग ये खुद पढ़ते थे, पावेल दुरोव, उस समय की बात है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को, और विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें अपने मैसेजेस शेयर करने होते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे मैसेजिंग ऐप चल रहे हैं जिनका उपयोग लोग अपने प्राइवेट मैसेजेस शेयर करने में करते हैं। कोई बात करनी है तो मैसेजेस का उपयोग करते हैं। व्हाट्सएप कॉल्स हो या सिग्नल के थ्रू कॉल करना हो, फेस टाइम के थ्रू कॉल करना हो, ताकि जांच एजेंसीज आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या जानकारी आप साझा कर रहे हैं, वो ना पकड़ पाएं। इसका मतलब तो देश के या दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें ऐसी चल रही हैं उनका सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन इस प्राइवेसी का लाभ देश को तोड़ने के लिए हो रहा है या निजता के लिए, असली लड़ाई यहीं लटकी हुई है। ऐसे में इनके बारे में पता चलता है कि ये अरबपति जो व्यवसायी हैं ये काफी समय से यूरोप की यात्रा पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनके खिलाफ आरोप लग रहे थे कि इनका ऐप आतंकवादियों द्वारा ड्रग तस्करी के लिए, धोखाधड़ी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। दोनों ही बातें हैं। लॉन्ड्रिंग के लिए भी उपयोग में हो रहा है, तो हम जैसे लोग जो अपने आरएनए की पीडीएफ डालते हैं उसके लिए भी टेलीग्राम का उपयोग कर रहे हैं। तो सकारात्मक उपयोग भी हो रहा है और नकारात्मक उपयोग भी हो रहा है। मीडिया का दावा है कि इनके ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं इनसे कम से कम इन्हें 20 साल की सजा मिल सकती है। आप में से बहुत सारे ऐसे यूजर्स भी होंगे जिन्हें नहीं पता कि टेलीग्राम क्या है, तो उन्हें थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देता हूं।
दुनिया में वर्ष 2013 के अंदर एक मैसेजिंग ऐप आया जस्ट लाइक व्हाट्सएप। लोगों के बीच में इसके थ्रू मैसेजेस भेजना शुरू हुआ। जुलाई 2024 तक इसके पास 95 करोड़ यूजर्स हो गए। हर साल की दर से ये बढ़ता चला गया। पिछले साल 2023 में ही 12.5% इंक्रीज हुआ इसके ऊपर मैसेजिंग सर्विसेज का, यानी कि लोग इसको बहुत तेजी से अपनाते चले गए। पिछले 4 साल में इसके जो एक्टिव यूजर्स हैं उनकी संख्या डबल हो गई। आप यहां पर एक्टिव यूजर्स की संख्या देख सकते हैं किस तरह साल दर साल ये बढ़ते हुए अब 90 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुका है। साथ ही साथ 2022 में जहां 2 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स थे, भारत इटसेल्फ में 10 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर्स अवेलेबल हैं। 175 से अधिक देशों में टेलीग्राम यूज किया जाता है और टेलीग्राम पर 40 लाख यूजर ऐसे हैं जो पैसे देकर इनकी प्रीमियम सर्विसेज का लाभ लेते हैं। अब इसका मतलब यह है कि यह दुनिया भर में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैसेजिंग सर्विसेज की जाती हैं। टेलीग्राम की शुरुआत के बारे में बताते हैं कि इसकी शुरुआत एक तरह से पावेल के द्वारा की गई थी एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम के लिए, कि भाई इसके माध्यम से वो रूसी सुरक्षा एजेंसीज की जासूसी से बच जाएंगे और बातचीत करते चले जाएंगे। ऐसा करते हुए टेलीग्राम 14 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और आईओएस के लिए बनाकर लॉन्च कर दिया गया। इसका फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पावेल मैनेज कर रहे थे और इनके जो भाई हैं निकोलाई, वो इसकी कोडिंग लिख रहे थे। शुरुआती 1 महीने के अंदर अंदर ही इनके 1 लाख डेली एक्टिव यूजर्स हो गए। मार्च 2014 तक 3.5 करोड़ मंथली यूजर्स हो गए और 1.5 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स रहने लगे। 1500 करोड़ मैसेजेस का फ्लो शुरुआत में 2016 में ही होने लगा, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ मैसेज कर रहे हैं लेकिन रशिया की खुफिया एजेंसीज इनकी कोई पकड़ नहीं बना पा रही हैं। ऐसे में रूस से ये निकल गए, और निकले क्यों? क्योंकि खुफिया एजेंसीज इनके ऊपर दबाव बना रही थी कि हमें जानकारी दो। इन्होंने रूस को छोड़ दिया कि नहीं, मुझे अब ग्लोबल होना है। इस पूरे काम के लिए इन्होंने शुरुआत में मात्र 15 ही कर्मचारियों को अपने साथ रखा। 2017 में दुबई में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। अभी वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो इनके पास केवल 50 एम्प्लॉइज ही काम करते हैं। असल मायने में इनके ये जो 50 एम्प्लॉई हैं, इसी कारण इनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि आपके पास में कोई एचआर का नहीं है, कोई काम नहीं है। खुद ये पावर दुरोव ही लोगों को अपने यहाँ पर हायर करते हैं। इतने सारे लोगों के मैसेजेस को इतनी सी कंपनी से मेंटेन करना, इसका मतलब ये है कि ये खुद ही पूरी संस्था पर नियंत्रण रखते हैं। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो रही है वो इनके संज्ञान में होगी, क्योंकि छोटी सी टीम को अगर कोई व्यक्ति खुद लीड कर रहा है, इसका मतलब उनसे ये छुपा हुआ नहीं है कि कहां पर किस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा इनके ऊपर आक्षेप है। ठीक है साहब। पता चलता है कि अभी तक इनकी कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है। हाँ, प्रीमियम सर्विसेज जब इन्होंने लॉन्चेस की, यानी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जब से इन्होंने लॉन्च किया, लगातार इनके एक्टिव यूजर्स बढ़ने लगे, प्रीमियम सर्विसेज की वजह से मुनाफा भी कमाने लगे। लेकिन वर्तमान में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कि दुनिया में 95 करोड़ यूजर्स इनके साथ कनेक्टेड हैं, इसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन 25,000 करोड़ ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। जस्ट लाइक ट्विटर, कि ट्विटर को कई बिलियन डॉलर में खरीदा एलन मस्क ने, ऐसे इनको भी खरीदने के ऊपर दाव लगाया जा चुका है। एक जो इनके साथ बड़ा विवाद जुड़ा रहता है वो तो एक तो ये था कि ये प्राइवेसी मेंटेन नहीं करते, या फिर ये कहिए कि प्राइवेसी इतनी ज्यादा है कि कोई किस तरह का एनक्रिप्टेड मटेरियल भेज रहा है वो इनको पता है लेकिन किसी और को नहीं पता है, जैसा इनके ऊपर आरोप है। दूसरा, इनकी निजी लाइफ से भी जुड़ा हुआ कुछ मामला है, और वो ये है कि पता चलता है कि इनके 100 से अधिक बच्चे हैं। ऐसा CNN नाम के अखबार ने कवर तक किया था और इनके बारे में इस तरह से लिखा था कि रशियन एलन मस्क विद 100 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। ऐसा CNN ने अपने यहां पर इंटरव्यू की लाइन में लिखा, मीट पावेल दुरोव। अब आप पूछेंगे 100 से अधिक बच्चे, कितनी वाइफ्स हैं? नहीं, असल में इनके टैलेंट को देखते हुए दुनिया भर में इनके सीमन की जरूरत शो की गई। बहुत सी महिलाएं इनके बच्चे की मां बनना चाहती हैं। आज जानकारी जो मार्केट में उपलब्ध है वो इनके बारे में पता चलती है कि ये खुद रूस में पैदा हुए लेकिन बचपन इटली में बिताया। इनके पिता जो हैं वो समृद्ध एक सैनिक परिवार से आते थे। फिजियोलॉजी साइंसेज पढ़ने के लिए इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पिता के साथ काफ़ी सारी एकेडमिक्स की डिग्री हासिल की।
ये खुद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए, रूस को छोड़ करके फिर ये अपने यूजर्स के डेटा के साथ वहां से निकल लिए क्योंकि रशियन एजेंसीज इनसे डेटा मांग रही थी। इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा कि ये अपनी कंपनी के प्रति इतना प्रेम रखते हैं कि ये उसे आजाद रखना चाहते हैं। वर्तमान में इनके पास फ्रांस, रूस, सेंट किट्स, नेविस, यूएई इन जगहों की नागरिकता बताई गई है, यानी कि मल्टीपल देशों की इनके पास नागरिकता है। इनकी संपत्ति $15.5 बिलियन से ज्यादा बताई जाती है। कहते हैं कि सैकड़ों महिलाएं इनके बच्चे की मां बनना चाहती हैं। 100 से अधिक बच्चों के ये पिता बन चुके हैं। दूरोव के सीमन को उच्च गुणवत्ता वाला पाया गया है। महिलाएं एक बेहतर बच्चे की चाह में उससे गर्भवती होना चाहती हैं। आईवीएफ क्लिनिक्स पर ऐसी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो पावेल दूरोव के शुक्राणु लेने और गर्भवती होने के लिए घंटों कतार में खड़ी रहती हैं, ऐसा न्यूज हेडलाइंस में है। टेलीग्राम फाउंडर रिवील्ड ही हैज ओवर 100 चिल्ड्रन बिफोर अरेस्ट। मतलब आप सोचकर देखें कि ये महाराज काफी ज्यादा अपने लिए विख्यात हैं, खुद से सेल्फ लव वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे में पावेल दुरोव का जानना दुनिया के लिए एज एन एलन मस्क ऑफ रशिया मायने रखता है। फ्रेंच अथॉरिटीज ने पावेल दुरोव को, जो कि को-फाउंडर एंड सीईओ हैं टेलीग्राम के, इन्हें सैटरडे को जब गिरफ्तार किया उसके बाद में फिर इनकी काफी सारी चीजें निकलना शुरू हुई। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के साथ एक और बहस छिड़ गई कि सोशल मीडिया में एक तरफा अमेरिका अपना ही नियंत्रण रखना चाहता है और वो टेलीग्राम को इसलिए काउंटर करना चाहता है कि कहीं टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्यादा आगे ना निकल जाए। व्हाट्सएप अमेरिका के पास बड़ा ही कंट्रोल्ड वे में चल रहा है, ऐसे में कहीं ये लोग ज्यादा आगे ना निकल जाएं। ऐसे में एलन मस्क अमेरिका की तरफ से फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी की बात करते हुए टेलीग्राम की इसकी पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के ऊपर दुरोव के समर्थन में ट्वीट किए, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होने लगा फ्रांसीसी सरकार के ऊपर, जिसके चलते इमानुएल मैक्रोन को खुद सोशल मीडिया पर आना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारे देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी हमारे कानून से ऊपर नहीं है। बस मैं इस तरह की चीज़ों पर केवल ये कहना चाहूँगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है, एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, सब चीज़ें हैं। हम भारतीयों में ये सेल्फ एस्टीम कब जागेगा कि हम लोग भी कानून को अपने देश में बड़ा मानने लगें, किसी भी तरह से हम ये चीज़ ना मानने लगें कि अगर सरकारें कोई फैसला ले रही हैं तो वो हमारे विरोध में ही है। खैर चलो, फिलहाल के लिए टेलीग्राम के मालिक की गिरफ्तारी को फ्रांस ने तो अपनी तरफ से सही ठहरा दिया है, लेकिन दुनिया इनकी गिरफ्तारी को बिल्कुल वैसे ही ले रही है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है। अब कौन सही कौन गलत, यह आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए बनी हुई जगह, जहां पर आप किसी भी प्रकार का कंटेंट, चाहे पायरेटेड मूवी हो या किसी का रिकॉर्डेड कोर्स हो, जिसे खरीद बेच सकते हैं, और तो और खुद फ्रांस के ऊपर, या फिर ये कहिए कि वंस अपॉन ए टाइम पेरिस की जो इनका जो सिटी है, वहां पर आईसिस ने जब हमला किया था तो हमले के लिए भी टेलीग्राम का ही यूज किया गया था। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि टेलीग्राम का यूज हुआ था, बट वो तो एक बीच के मध्यम मार्ग थे, यानी कि वो तो सर्विस प्रोवाइडर थे। उसको यूज कौन कर रहा है, इसके बारे में जिम्मेदार मालिक को कैसे ठहराया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में व्हाट्सएप को लेकर सवाल उठते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप से भी रिलेटेड यही तो सवाल है कि अगर आप नहीं बताओगे कि किसने ये कंटेंट शेयर किया, कहां से इसका ओरिजिन हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो इसका मालिक है उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। टेलीग्राम के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इतने तरीके के अनैतिक कार्य टेलीग्राम के थ्रू हो रहे हैं, तो भी पूछने के लिए कोई जगह ही उपलब्ध नहीं है। जवाब किससे मांगे? मात्र 50 कर्मचारी पूरी दुनिया के 175 देशों में 95 करोड़ लोगों का डेटा मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप रहिए, हम लोगों ने तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, ये बड़ी बात है।
एलन मस्क ने लिखा कि देखिए साहब, इन लोगों ने किस प्रकार से इन्हें गिरफ्तार किया है। पावल इनके बारे में जानकारी लिखी। टेलीग्राम ने भी अपनी तरफ से बात लिखी और कहा कि पावल दुरोव का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से यूरोप आते जाते रहते हैं, उनको गिरफ्तार करना ये गलत बात है। हमने किसी भी प्रकार का कुछ अब्यूज नहीं किया है। दुनिया भर में बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो टेलीग्राम यूज कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की चीजों के लिए हम आपका मतलब अपनी जो बातें हैं वो उन्होंने लिख दी। इमानुएल मैक्रोन ने अपनी बातें लिखी। अपनी तरफ से मैक्रोन लिखते हैं एलन मस्क के बयान के बाद कि मैंने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन देखी है कि फ्रांस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। फ्रांस डीपली कमिटेड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए, ताकि नया इनोवेशन हो और ये सब चीजें चलती रहें। स्टेट गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, freedom are upheld within a legal framework both on social media and in real life to protect citizens and respect their fundamental right। अब कौन सही, किस तरफ के लोग सही, ये फैसला आप और हम करते रहेंगे, लेकिन फाइनली बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हमने कानूनों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है और रशिया आरोप लगा रहा है कि आपको अपने पापा का आदेश मानना था, उनके चुनावों को बचाना था, आपने इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि आपको याद हो तो बाइडेन और ट्रंप पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि रूस उनके चुनावों को प्रभावित करता है। कहते ये भी हैं कि रूस ने इन्हें अपने देश से यूरोपियन देशों में ये कहते हुए ही भेज रखा है कि पावेल दुरोव, तुम हमें क्रिटिसाइज करते रहो, ये कहते रहो कि रशियन एजेंसीज हमसे डेटा मांगती थी और तुम अब यूरोपियन देशों में घूमते रहो, उनके बीच में जानते रहो, उन्हें लगे कि तुम उनके अपने हो और तुम हमारे लिए काम करते रहो। ये बात इसलिए जग जाहिर होती है, इनकी गिरफ्तारी के बाद रशिया के बयान आते हैं। रशिया की तरफ से ये कहा जाता है कि इनकी गिरफ्तारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कहते हैं कि ये कभी इस ऐप का उपयोग, हालांकि इनने तो नहीं किया होगा, लेकिन इनके ऐप का उपयोग आईसिस ने टेलीग्राम के माध्यम से ही पेरिस में जब बम धमाके हुए थे 13 नवंबर 2015 को, तो इनके एप्लीकेशन का उपयोग किया गया था, जिस पर प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, एक फिल्म नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज इसके ऊपर डली हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दुनिया वाले इनके लिए किस तरह का विचार रखते हैं। क्या टेलीग्राम के मालिक को इसलिए कि इस टेलीग्राम का उपयोग बहुत से कामों में ऐसे हो रहा था जो कि गलत थे और गलत कामों में उपयोग के लिए इनकी गिरफ्तारी सही है? और अगर ऐसा है तो ये तो लंबे समय से इस एप्लीकेशन का उपयोग हो रहा है। और अगर ध्यान से देखें तो बहुत से व्हाट्सएप पर भी ऐसे चैनल्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर भी बहुत सी जानकारियां ऐसी साझा हो रही हैं कि कोई भी सरकारें अगर चाहें तो जकरबर्ग को ही गिरफ्तार कर लें, ये कहते हुए कि व्हाट्सएप पर कितनी सारी तस्वीरें साझा हो रही हैं, कितने सारे बच्चों की तस्वीरें साझा हो रही हैं, कितना ऑफेंसिव मटेरियल साझा हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरह से नैरेटिव को कंट्रोल करने की लड़ाई दुनिया में चल रही है। फिलहाल के लिए रशिया के अंदर जो फ्रांस की एम्बेसी है उसके बाहर लोग पावेल दुरोव के समर्थन में हवाई जहाज कागज के बना बना करके यहां पर चिपका के चले जा रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम का साइन है ये। ऐसे में टेलीग्राम की पहचान को यहां पर इस तरह से हवाई जहाज बना बना के कागज के लोग टिका रहे हैं और कह रहे हैं रशिया की तरफ से फ्रांस वालों को कि भाई आप उसको इमीडिएटली छोड़ो, क्योंकि आप लोगों ने उसे गिरफ्तार पॉलिटिकली मोटिवेशंस के तहत किया है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि यह शार्प वार्निंग है फ्रांस के लिए ओवर अरेस्ट ऑफ टेलीग्राम सीईओ एट पेरिस एयरपोर्ट। उन्हें इस प्रकार के चार्जेस से कि साहब उन्होंने दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, इस तरह से तो टैग करना गलत बात है और हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। एनीवे, दोनों तरफ की बातें अब चल रही हैं। ऐसे में चूंकि इनके पास में नागरिकता यूएई की भी है, इनका हेड ऑफिस दुबई बना हुआ है, ऐसे में दुबई ने भी इनकी नागरिकता के आधार पर इनकी रिहाई की मांग की है और मांग की है कि मुझे काउंसलर एक्सेस दिलवाइए, कम से कम वो हमारे नागरिक हैं, तो नागरिक हैं तो हमें वहां जाने दीजिए जहां पर ये गिरफ्तार हैं। इनका एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जरा आप ध्यान से सुने। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि इनकी गिरफ्तारी के पीछे का एक बड़ा कारण जो है ना वो ये है कि ये ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। अब मैं उसको थोड़ा समझाऊंगा।
communication app. And we integrated blockchain technology into Telegram at such a deep level. I think we're unique. ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के समर्थक हैं। अब ये क्या कहानी है? अब इस कहानी को ऐसे समझिए कि आप में से जिन लोगों ने आज तक क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा भी जाना है, तो उनके बारे में कहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसीज हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। एक ऐसी तकनीकी जिसमें कि आप पता नहीं लगा सकते या फिर जिसको आप वो नहीं कर सकते, मतलब कि करप्ट नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। एक कोड है जिसको खराब नहीं किया जा सकता, ऐसा कोड है। क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी हिट हुई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग केवल क्रिप्टो में ही नहीं, किसी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में, बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग अब करने लगे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटा की सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल की होती है, ये भी यही कह रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि टेलीग्राम इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण अपने ऑनर को गिरफ्तार करवा दिया है। क्यों? क्योंकि अपनी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के चलते कोई भी इनमें सेंधमारी नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी ओर टेलीग्राम ने अपने एप्लीकेशंस का उपयोग दुनिया भर के लोगों को अपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए दिया है, और ये सच्चाई भी है। आज आप लोगों से तत्काल कनेक्ट होने के लिए जो हमारा अंकित अवस्थी सर के नाम से जो वेरीफाइड अकाउंट है, उस अकाउंट के माध्यम से हम तुरंत आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। एक ऐसी जगह निकल कर आई जहां से तुरंत कनेक्टिविटी बने। अब चूंकि टेलीग्राम बंद होने का डर है, इसलिए हमने सेव नाम से अपना एक लिंक पिन किया है व्हाट्सएप चैनल का, ताकि आपसे अगर तुरंत कभी कनेक्ट करना हो तो आप वहां से कनेक्ट कर जाएं। कहने का अर्थ यह है कि इनका कहना है कि हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्रिप्टो का रिलेशन निकल कर आता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी करेंसी है जिस पर किसी देश का कंट्रोल नहीं है। ये दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, जैसे एलन मस्क जो हैं वो डॉजी कॉइन को प्रमोट करते हैं। एलन मस्क का ही माना जाता है कि वो क्रिप्टो करेंसी उन्होंने अपनी तरह से बनाई हुई है। यानी दुनिया भर के ये लोग देशों से भी ऊपर उठकर अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। अपना अपना पूरा वर्ल्ड इनका अपने तरीके से समझा हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसलिए लोगों का कहना है कि संभवतः ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि यूएई जिन्होंने इनको अपनी नागरिकता दी हुई है वो इनका काउंसलर एक्सेस मांग रहे हैं। पावेल दुरोव के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी वाली कहानी है, इसको बल मिलता है एक और वजह से भी। कैसे? विकीलीक्स ने अपनी तरफ से एक न्यूज़ साझा की इसी बीच में। विकीलीक्स जूलियन असांजे वाला, जो कि अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बना था, जूलियन असांजे ने अपनी तरफ से लिखा कि 12 चार्जेस अगेंस्ट टेलीग्राम सीईओ पावेल दुरोव इंक्लूड्स providing cryptology services aiming to ensure confidentiality without certified declaration। मतलब समझिए, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में क्रिप्टो करेंसी के लिए यानी क्रिप्टोलॉजी जो सर्विसेज हैं वो इन्होंने उपलब्ध कराई हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि क्रिप्टो के अंदर काम करने वाले लोग इनके प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं ब्लॉकचेन की वजह से, साथ ही साथ ये भी उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक बड़े लेवल का खेल खेल रहे हैं। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें एक आरोप ये भी है। विकीलीक्स ने अपनी तरफ से ये जानकारी दी। इस बात को बल और मिला जब एक लड़की की तस्वीरें वायरल होने लगी जो इनकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। क्या लिखा जा रहा है? एक लड़की है जिनकी तस्वीरें, जिन्हें क्रिप्टो कोच के नाम से जाना जा रहा है। ये लड़की पावेल दुरोव के गिरफ्तार होने से पहले इन्हीं के साथ में पाई गई थी, इन्हीं के साथ में थी, और ये लगातार इंस्टाग्राम पर अपनी साथ में तस्वीरें शेयर किए जा रही थी। जिस प्राइवेट जेट से ये घूमने गए, जिस देश में ये घूमने गए, जो जो एक्टिविटीज़ ये कर रहे थे, वो लड़की बाकायदा लोकेशन के साथ बार बार ये सारे अपडेट दे रही थी। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि क्रिप्टो कोच नाम से ये लड़की, जो कि गर्लफ्रेंड बताई गई पावेल दुरोव की, ये एक एजेंट थी जो इनको फंसाने के लिए ही उनके साथ थी और एजेंसीज को इस माध्यम से अपडेट दे रही थी कि पावेल दुरोव कहाँ हैं ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। ऐसी जानकारी भी सोशल मीडिया पर वर्तमान में तैर रही हैं कि अब ये अनरीचेबल हैं, इनके पेरेंट्स को भी ये अब नहीं मिल रही हैं। आपको याद हो कि माता हारी नाम से भी एक ऐसे ही रशियन एजेंट्स थी जिनके बारे में कहा जाता था। तो ये तमाम कहानियां हैं, अब कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपने स्तर पर, ये जो क्रिप्टो कोच के नाम से महिला है, ये उनके साथ देखी गई थी और उनके साथ में आखिरी बार देखी गई थी इनके साथ में क्या नाम है, टेलीग्राम के जो मालिक हैं, सीईओ हैं, इनके साथ में। तो लोगों का कहना है
कि ये जानबूझकर पावेल दुरोव को फंसाने का पूरा की पूरा मामला रच रही थी ताकि एजेंसीज को इनके बारे में अपडेट लगता मिले। हालांकि पावेल दुरोव कोई भगोड़े नहीं थे, वो यूरोप आते जाते रहते थे, लेकिन फ्रांस ने उनकी गिरफ्तारी उस समय पर की जिस समय पर अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से एक बड़ा प्रश्न ये बनता है कि ये इनकी गिरफ्तारी के पीछे का बड़ा कारण क्रिप्टो को बनाने वाले हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बनाने वाले हैं, या फिर 2015 में हुए आतंकी हमले को बनाने वाले। किन कारणों को पावेल दुरोव को रोकने के लिए बना सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए सवाल ये है कि क्या भारत में टेलीग्राम बंद हो जाएगा? तो इस बारे में न्यूज़ चैनल्स वाले सरकार से पूछ तो रहे हैं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब इस विषय पर नहीं आया है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इनके बाद में भारत सरकार भी टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू करने जा रही है, ऐसा सूत्रों के आधार पर मीडिया में चल रहा है। मतलब ये कि टेलीग्राम के बारे में कि इसका उपयोग स्कैम के अंदर, फ्रॉड के अंदर, क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर, एक्सटॉर्शन के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर किया जाता है, इसकी सरकार जांच करेगी। ये मतलब ओपन सीक्रेट है जिसको सब लोग जानते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। टेलीग्राम पर आप जितना चाहें इतना पायरेटेड कंटेंट, यानी कल फिल्म रिलीज हुई है, आपको सेम डे वहां पर फिल्म उपलब्ध हो जाएगी, आपको जिसके कंटेंट की तलाश है वो वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। और निश्चित रूप से वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म वर्तमान में बनी हुई है जहां पर इस तरह के अनकंट्रोल्ड मैनर में जानकारियां शेयर की जा रही हैं। लेकिन हां, सरकार इस पर पहले भी चेतती तो भी देश के लिए अच्छा होता, अब भी चेत जाए तो भी अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी समझना होगा कि हमें क्या ज़्यादा अच्छा है। सरकार हम पर देख करके ध्यान रखे कि हाँ भाई, तुम्हारी प्राइवेसी में तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ, हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन अच्छा है या फिर हमारी सिक्योरिटी। ये आपका अपना मत है, अपना विचार है। क्योंकि जब जब सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा हमारे मैसेजिंग ऐप्स को देखने की बात की जाती है तो लोग प्राइवेसी का हवाला दे करके उसके प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते हैं और इसी प्रोटेस्ट की आड़ में इस तरह के अनैतिक कार्य लगातार चलते रहते हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस कहाँ स्थापित होगा, ये आप पर और हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से देश को चलाने में देश का समर्थन करते हैं। ठीक है, बाकी अपनी राय जरूर रखें। हमने इस बारे में आपको अपडेट दिया है। फिलहाल के लिए बस मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पर तो हमसे कनेक्टेड थे ही, जैसे अंकित अवस्थी सर और जीके भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल था, अपनी पाठशाला एग्जाम्स बातें बाजार की था। ऐसे ही हमारा अंकित अवस्थी सर के नाम से एक हाल ही में व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। अब इसको ध्यान से सुनिए, कहीं और से किसी और का चैनल ज्वाइन ना कर लें, इसलिए हमारे कमेंट बॉक्स में ही जो हमने व्हाट्सएप चैनल पिन किया हुआ है, क्योंकि मेरे नाम से व्हाट्सएप चैनल बनाना बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है और अपने चैनल को प्रमोट कर सकता है। फिर आप पता चले कि वहाँ परेशान हो रहे हैं किसी और चीज़ से, इसलिए कमेंट बॉक्स में जो लिंक पिन किया हुआ है वहीं से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हमसे कनेक्ट रहने के लिए, अपडेट बने रहने के लिए जानकारियां मिलती रहेंगी। ठीक है, लिंक मैंने प्रमोट कर दिया है। और ऐसे ही अपनी पाठशाला नाम से भी हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, वो भी हम प्रमोट कर देंगे। ठीक है, साथ में आपको जानकारी दे दूं, और ये सभी हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में अगर डले हों तो ही आप उन्हें फॉलो करें। हमारे ट्विटर पर, हमारे टेलीग्राम पर अगर डले हों तो फॉलो करें, किसी थर्ड जगह से ना ज्वाइन कर लें, फिर पता चले कि आप भी किसी स्कैम का शिकार हो गए। ठीक है, बाकी हमारे रिकॉर्डेड बैचेस उपलब्ध हैं हमारे एप्लीकेशन पर जिन्हें आप ले सकते हैं। हमारे बैचेस RAS के लिए वेबसाइट पर हमारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। 7 दिन के भीतर आपके पास ये नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। कोई भी क्वेरी और कमेंट हो तो प्लीज़ बताएं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी साथियों, आपने कुछ समय पूर्व देश के अंदर हुए आतंकी हमलों को देखा होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा कि एक प्लान्ड प्रकार का आतंकी हमला भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर भी, विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में हो रहा था। उन हमलों को जब देखा उसके बाद तमाम प्रकार के कयास लगने लगे कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सेना के कुछ कमांडोज को अंदर भेजा है, वो इस तरह के हमले कर रहे हैं। हमलों में ऑब्जर्व हुआ कि हिंदुओं को और सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है।
उन हमलों के बाद में देश की सुरक्षा एजेंसी चेती, हमलों पर नियंत्रण स्थापित किया और ये सुर्खियां बड़ी सुर्खियां बनी थी। हमने आपको बताया था, खबरें मतलब अंतर्राष्ट्रीय बनी थी कि 9 हिंदूज पिलग्रिम किल्ड इन बस अटैक इन इंडियाज जम्मू, इस प्रकार से चीजें लिख करके आ रही थी। अच्छा, ये सारी घटनाएं हमारे देश में हो रही थी। अब आज की जो सुर्खी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, कुछ पाकिस्तान में भी सेम वैसा ही हुआ है जो जम्मू में हुआ है। क्या हुआ है? पाकिस्तान के अंदर एक मेजर टेरर अटैक हुआ है। जब अटैक हुआ उस समय 23 लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन अब 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। और उसमें भी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, अगर मैप पर देखें तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान और ईरान से एडजॉइनिंग जगह है, जहां पर ग्वादार नामक जगह है। याद रखिए इस ग्वादार को, क्योंकि यहीं से चाइना अपना सीपैक कॉरिडोर बनाकर ले जा रहा है, भारत के हमारे कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर के, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के वो सीपैक निकालता है, ग्वादार से होकर के चलता है। अगर आपको ये फैक्ट ध्यान आ रहा हो, इस बलूचिस्तान के अंदर सुनने में है कि 24 घंटे के अंदर 12 जगह हमला हुआ। और इस हमले में भी जो बेला नामक जगह आप लिखी हुई देख रहे हैं, यहां पर एक आर्मी कैंप के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तानी सेना के आर्मी कैंप पर 20 घंटे से अधिक अपना नियंत्रण रखा और 68 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सुर्खियां हैं कि कम से कम 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। चाइना की तरफ से इस हमले को कंडेम किया जा चुका है और पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा चुका है। यहां पर ये जो हमले हुए, इन हमलों के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम आता है और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये हमले चाइना वालों को बलूचिस्तान से भगाने के लिए किए हैं, उन्हें यहां से निकालने के लिए किए हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान से वो अलग होना चाहते हैं, बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके द्वारा ये हमले किए गए हैं। उनकी लंबे समय से डिमांड रही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जबरन उनके क्षेत्र में चाइना की मदद से एंट्री करते हुए सीपैक का निर्माण कर रहा है, जो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए इन्होंने बकायदा इस तरह के हमले किए। और एक बड़ा कॉमन जो रिजेंबलेंस मिला यहाँ की घटनाओं में, और वो ये था कि यहाँ पर बलोच मिलिट्री के द्वारा, मिलिटेंट्स के द्वारा पंजाबी ट्रैवलर्स को ढूंढ ढूंढ करके मारा गया। यानी कि बिल्कुल वैसा ही पहाड़ियों के बीच में बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा इनके यहां आ रही ट्रैवलिंग की एजेंसी की जो बसेस थी, गाड़ियां थी, उन्हें रोका गया। रोक करके सवारियों के आईडी कार्ड चेक किए गए और आईडी कार्ड में जो लोग पाकिस्तान के पंजाब से बिलोंग करते थे उन्हें ढूंढ ढूंढ करके मारा गया। और ऐसा करके कम से कम 23 लोग किल किए गए। ये रिजेंबलेंस क्यों है? क्योंकि साहब इस इंडिया में जम्मू के अंदर हिंदू पिलग्रिम मारे गए थे, तो वहां पंजाबियों को ढूंढकर मारा गया। यहां पर भी सेना को टारगेट किया जा रहा था, तो वहां पर भी सेना को टारगेट किया गया। 68 से अधिक सेना के जवान मारने की बात बलोच लोगों ने की है। ऐसे में दोनों घटनाओं के बाद में तीसरा जो पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि क्या ये भारत ने करवा दिया क्या, कि ले भाई तूने हमारे यहां किया, तुझको क्या लग रहा था कि हम शांत हो गए, ले हमने भी करवा दिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत पर इस साल की शुरुआत में ही चाइना ने आरोप लगाए थे। उनका ग्लोबल टाइम्स करके जो अखबार है उसका आरोप था, जिसको ग्लोबल टाइम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, उनका आरोप था कि ऐसे एविडेंसेस उपलब्ध हैं, ऐसे सोर्सेज उपलब्ध हैं कि इंडिया सपोर्ट करता है टेररिज्म को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब ऐसा ये लोग क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बलोच लोग सीपैक का विरोध करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो भारत भी विरोध करता है। भारत ने इसी कारण से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि भारत के उस हिस्से को जिसने पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं, उस हिस्से से होकर के इन्होंने बेल्ट एंड रोड निकाली, तो भारत ने साफ इनकार किया कि आप हमारे क्षेत्र के अंदर एंट्री ना करें। ऐसे में भारतीय क्षेत्र से उनका गुजरना, भारत का और बलूचिस्तान का कॉमन विरोध करना, इस वजह से चाइना कहता है कि भारत ही इनको सपोर्ट करता है। ये साल की शुरुआत में ही आरोप थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये भारत ने किया है? देखिए, ये A=B जैसे जियोपॉलिटिक्स चलती नहीं है। बहुत से लोगों का ये मानना है, इवन अगर आप विकिपीडिया पर जाकर तलाशें तो वहां पर भी जानकारी में यही लिखा आएगा, BLA को सपोर्ट करता है इंडिया।
और बहुत से बीएलए के लोग भी भारत के समर्थन की मांग करते रहे हैं कि सर आप हमें सपोर्ट करिए। कहते हैं अफगानिस्तान भी इन्हें सपोर्ट करता है और भारत और अफगानिस्तान ने इन्हें इस तरह से सपोर्ट किया कि ये बिल्कुल जैसे जम्मू कश्मीर को अलगाव के लिए पाकिस्तान भड़काता है, ऐसे ही बलूचिस्तान को भारत भड़काता है। ये भारत पर लगने वाले आरोप रहे हैं। अब घटना को डिटेल में जान लीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोमवार को अलग अलग हिस्सों में, अब ये अलग अलग मीडिया हाउसेस की अलग न्यूज़ है, कहीं 73 है। बलूचिस्तान वालों का तो कहना है कि 138 तो हमने सैनिक ही मार दिए। पाकिस्तान की सेना कह रही है कि नहीं साहब 14-15 लोग मरे हैं, लेकिन लोग मरे हैं। और इसमें जानकारी ये है कि नेशनल हाईवे के ऊपर सोमवार सुबह 40 हमलावरों ने जाम कर दिया। पहले तो उन्होंने बसों को, ट्रकों को और वैनों को रोका और यात्रियों को उतारा, सबके आईडी कार्ड देखे और पंजाब प्रांत के 23 लोगों को ढूंढकर गोली मार दी। यानी कि यह शुरुआत घटना हुई मूसा खेल नाम की जगह पर जो बलूचिस्तान के अंदर है। फिर उसी दिन सेम घटना, मतलब उसी दिन इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है कालात, वहां पर क्या हुआ, वहां पर 14 सैनिकों को मार दिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दोनों वारदातों की फिर जिम्मेदारी भी ले ली। इस तरह की तस्वीरें आई, चूंकि मैं इनको नहीं दिखाऊंगा इस तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब मतलब इंटरनेट पर फिर रोक दी जाएंगी। लेकिन इस तरह के वीडियोस भी बहुत सारे बाहर आए जो बलूचिस्तान वालों ने अपनी तरफ से डाले कि देखो भाई ये इस तरह की घटना हमने कर दी है। ठीक है साहब, कहाँ हो रही थी ये? बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान को एक बार फिर से समझ लेते हैं। भारत से भी अगर पश्चिम चले, यानी गुजरात, गुजरात से जुड़ा हुआ सिंध, सिंध के बाद में बलूचिस्तान जो बॉर्डर रखता है ईरान और अफगानिस्तान में। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ के जो बलोच लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया, अगर आपको याद हो तो कुलभूषण जाधव वाला जो मामला है उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भारत के एक एजेंट थे जो बलूचिस्तान के अंदर इनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। और ईरान के अंदर ये वाला जो चाबहार वाला एरिया है उस जगह भारत का होना असल मायने में इसलिए जरूरी बताया जाता है कि भारत ईरान के चाबहार से बलूचिस्तान में पाकिस्तान में इंटरफेरेंस रख सके। यह पाकिस्तान का मानना है कि भारत ऐसा करता है, जबकि भारत का कहना है कि हमारे पास अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। भारत के निकटतम अगर कोई पोर्ट है जहां से हम एंट्री कर सकते हैं दैट इज चाबहार, इसलिए हम यहां से जाते हैं। तो सब लोग अपने अपने तरीके के कयास लगाते हैं। फिलहाल के लिए बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है, यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा गुस्सा है। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, हिस्सा तो ये पाकिस्तान का ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के कई हिस्से हैं, उनमें से बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध। पाकिस्तान असल में जिसकी जगह से जाना जाता है दैट इज ऑफ पंजाब, यानी पाकिस्तान का वो हिस्सा जो भारत के पंजाब वाले हिस्से से कनेक्टेड है। ये वाला अगर आप क्षेत्र देखें तो यही इनका सबसे प्रॉस्पेरस हिस्सा है, जो कि सिंध की 5 सहायक नदियों के पानी से पूरी तरह से सिंचित क्षेत्र है। यहाँ की लगभग 12 करोड़ की आबादी है और इनकी लगभग करोड़ की आबादी है। क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब का बहुत मायना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। पंजाबियों का खुद पर इतना जबरदस्त, पंजाबी हमारे देश में सिख कम्युनिटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जनरली कि पंजाब के रहने वाले, असल में लेकिन पंजाब जो शब्द है 5 नदियों के बीच के स्थान को, जैसे 2 नदियों के बीच का स्थान दोआब कहलाता है, ऐसे 5 नदियों की वजह का जो बीच का स्थान है, उपजाऊ भूमि है, वो पंजाब कहलाती है। पंजाब वाला ये जो क्षेत्र है ये सिंध के कारण फर्टाइल है, सिंधु नदी के कारण। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो भारत में से भी होकर गुजरती हैं और जिन राज्यों से गुजरती हैं उनमें पंजाब एक है। तो पंजाब भारत में भी है और इनके पास भी है, लेकिन इनके पास ज़्यादा बड़ा एरिया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पंजाबियों की पॉपुलेशन भी रहती है। फर्टाइल जगह है, बढ़िया अच्छे से प्रॉस्पेरस जगह है पंजाब पाकिस्तान की। इनका ये जो पंजाब प्रोविंस है ये इनकी हर तरह की राजनीति, यहाँ के पद, यहाँ की सेना, इन सब में सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी रखता है। यानी पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का टूटकर पूर्वी पाकिस्तान अगर बांग्लादेश बना उसके पीछे भी यही लोग जिम्मेदार थे। मतलब इन लोगों में खुद को लेकर के इतना घमंड है, या फिर कहिए तो खुद को लेकर के इतनी सुप्रीमेसी सवार है कि भाई हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ऐसे में ये लोग पूर्वी बंगाल के, पूर्वी पाकिस्तान के जो आज बांग्लादेशी हैं उन्हें भी ट्रीट ऐसे करते थे कि तुम लोग कुछ हो ही नहीं, ना तुम्हारी कदकाठी है, बंगाली बोलते हो, बंगाली मुसलमान हो। इनको बहुत ही
डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि बस तुमने धर्म मान रखा है इस्लाम का, लेकिन तुम्हारे अंदर ट्रेट्स नहीं हैं एक वो पाकिस्तानी के जो पंजाबी पाकिस्तानी में होता है। इनका ये नज़रिया इन बलूचिस्तान के लोगों के प्रति भी है, क्योंकि बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं लेकिन उपजाऊ जगह नहीं है। जगह ना होने के कारण जितनी सरकारें यहाँ पर आज तक बनी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सरकार पर नियंत्रण ज़्यादा बनता है, सरकार क्योंकि सीटें ज़्यादा आती हैं, तो जब सीटें ज़्यादा आती हैं तो यहीं पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण कंट्रोल होता है। इसलिए पाकिस्तान का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो इसी क्षेत्र पे होता है। इन लोगों को ना तो प्रॉपर अस्पताल, ना स्कूल, ना सड़कें, कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। साथ ही साथ इनके प्राकृतिक संसाधनों का, तेल का, माइंस का, मिनरल्स का, ये लोग दोहन और करते हैं और दोहन करके उस माइंस एंड मिनरल्स से खुद के पूरे देश को प्रॉस्पेरस करते हैं। एक और स्टोरी है और वो ये है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपने अंदर मिलाया था। शुरुआत में जब आज़ाद हुए थे दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने इनकी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को जबरदस्ती साइन करवा लिया था। तो बलूची लोग आज भी ये मानते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे तब भी और आज भी। ऐसे में तब से लेकर यानी 1948 से लेकर आज तक बलूची लोग जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान के विरोध में ही रहे हैं और ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी हुई है, उनके अपने अपने नेता लोग बने हुए हैं, पार्टी बनी हुई है, बलूचिस्तान की पार्टी बनी हुई है, जो लगातार डिमांड करती है कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। लेकिन पाकिस्तान जब खुद से इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो चाइना के साथ जाके गोदी में बैठ गया और उसने चाइना की मदद से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अपना हाथ बटाया कि सर आप एक काम क्यों नहीं करते, इनके यहाँ से होकर के इस तरह की एक सड़क निकाल दीजिए, यहीं से गैस पाइपलाइन जाए, यहीं से सड़कें बन के जाएं और आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। इनकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी और हमें आपका संरक्षण मिल जाएगा। चाइना ने पाकिस्तान को $60 बिलियन में खरीद लिया। ऐसे में इन्हें सीपैक के माध्यम से चाइनीज सपोर्ट मिलने के लिए चाइनीज लोग यहां आकर के काम करना शुरू कर दिए। चाइनीज लोगों का जो काम हुआ ये बलूची लोगों को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान वाले खुद तो हम पर नियंत्रण रख नहीं पाए, अब चीनियों को और ले आए, एक तरह से हमारा सौदा कर दिया, क्योंकि इन्हीं के पास में ग्वादार है, ग्वादार पोर्ट जो यहां से इनको कंट्रोल करके रखता है, ग्वादार पोर्ट यहीं पर है। तो बोले ग्वादार पोर्ट को ये लोग चीनियों को देकर के सीपैक का लालच दे दिए कि हम तुम्हारा डेवलपमेंट करेंगे। असल में चीनियों के हवाले कर दिया, हमें बेच दिया किसी और को। इसलिए इन्होंने कहा चीनियों तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। इसलिए आपने कईयों बार सुना होगा कि चीनियों पर हमले होते हैं इस क्षेत्र में और चीनियों को डायरेक्ट थ्रेट दी जाती है कि इधर दिख मत जाना। ऐसे बहुत से आतंकी वीडियो वायरल हैं जिसमें चीनियों को कहा जा रहा है कि देखो हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, तुम बीच में घुस रहे हो तो तुम मारे जाओगे। और ऐसा करके कई चीनी यहां से भाग भी गए हैं और पाकिस्तान में सीपैक का काम लटका हुआ है। अभी जो घटना हुई है ये फिर से इस बात को याद दिलाती है कि भाई यहां आप देखिए ना, ये खबर देखें, 23 ट्रेवलर्स ऑफलोडेड पहले उतारे गए, शॉट डेड इन बलूचिस्तान मुश्किल आफ्टर आइडेंटिटी चेक, ऐसा ऑफिशियल्स का बयान है। पहले गाड़ी से उतारा गया, चेक किया गया कि आप पंजाबी हो तो चलो मार देते, पंजाबी मुसलमान हो तो मारा जा रहा है, पंजाबी सिख नहीं, पंजाबी मुस्लिम मान करके बलूची लोगों के द्वारा और मार करके फिर पहाड़ों पर भाग गए। तो पूरा पहले नाका लगा करके फिर गाड़ियों को आग लगा दी गई। इस प्रकार के दृश्य बाहर निकल करके आए। इतना ही नहीं, एक ही दिन में बहुत सी जगह हमले हुए। उनमें से एक हमला यह हुआ कि भाई आप सोचिए ना कि 24 घंटे के अंदर 12 जगह हमले हुए हैं और उन हमलों में सबकी जिम्मेदारी BLA ने ली। रेलवे का ब्रिज उड़ा दिया गया कि साहब हम यहां से, और यहां पर भी 6 लोगों के मारे जाने की खबर निकल करके आई। इस तरह की तस्वीरें रेलवे ब्रिज के टूटने के बाद की भी निकल कर आई। मतलब ये सुर्खी बन गई कि इतनी सारी जगह पर हमले हुए हैं और हमलों की वजह से 12 जगहों पर हमले होकर के, जिनमें सुफ्कार, तुर्बत, पसरी, पंजरू, बेला, बोलन, मूसा खेल, सीवी, पिशीन, क्वेटा, मस्टंग, कलात ये जगह पर हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने निंदा की और बाकायदा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई और कहा गया कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो चाइनियों तो यहां से निकल जाओ। इस तरह से बकायदा एक रिकॉर्डेड वीडियो डाला गया और इसमें ये लोग अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि इस हमले को 800 से अधिक हमारे लड़ाकों ने कंप्लीट किया है।
हम लोग 130 पाकिस्तानी सेना के लोगों को मार चुके हैं, और ऐसे में 36 घंटे के अंदर हमारे ये अटैक अक्रॉस पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, और ये केवल शुरुआत है, आगे भी होगा। और इसको नाम इन्होंने ऑपरेशन हैराफ नाम दिया, और ऑपरेशन हैराफ के साथ साथ ये भी कहा कि हमारे 800 लड़ाकों ने इस काम के अंदर हिस्सा लिया था। हमारे साथ में मजीद ब्रिगेड जुड़ी हुई है जो फियादीनी लड़ाके हैं, यानी कि जिनको खुद की मरने की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ही बेला शिविर, जो कि सेना का शिविर था, उसे 20 घंटे तक कब्जे में रखा और 68 सैनिकों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी ब्रिगेड के, इसी मजीद फियादीनी ब्रिगेड के, जिसने आत्मघाती हमला करके ये सब हमले किए, बोले उसके 2 जवान शहीद हुए, उनमें से एक महिला और एक पुरुष का नाम भी इन्होंने साझा किया है। ये फियादीनी थे और ये इस हमले के अंदर मारे भी गए हैं, तो हम उनका सेक्रीफाइस भी याद रखते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी आज की नहीं है, 1970 से है, और पाकिस्तान में जो बड़े आतंकी हमले होते हैं उनके लिए ये जिम्मेदार सामान्यतया मानी जाती है। पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका भी इसे एक आतंकी संगठन मानता है। बलूचिस्तान के नागरिक 1947-48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे इस बलूचिस्तान के, और इनका आरोप है कि पाकिस्तानी हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें दूसरे दर्जे का मानते हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है बांग्लादेश के भी अलग होने का। हालांकि बांग्लादेशियों की थोड़ी सी सोच कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, इसलिए वो भूल गए कि उनको तारणहार जो था, जिसने उनको मुक्ति दिलाई थी, जो कि मुक्ति सेना का प्रमुख था, या फिर ये कहिए कि बांग्लादेश का निर्माता था मुजीबुर रहमान, उनको महाराज ये लोग भूल गए। लेकिन सही मायने में बलूचिस्तान की तरह पहले पूर्वी बंगाल के लोग जो थे, या पूर्वी पाकिस्तानी जो थे, उनका भी दर्द यही था कि ये पंजाबी लोग हमें दूसरे दर्जे का मानते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तुम तो असली वाले मुसलमान हो ही नहीं, और ऐसा कह करके हमें हर चीज से दूर रखते हैं। यही इन लोगों का डर है। और ये सब 1971 के बाद तो ज्यादा एक्टिव इसलिए हो गए कि जब बांग्लादेश बन सकता है एक देश, तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम लोग भी एक अलग देश बन सकते हैं। इसीलिए ये अलग देश की मांग लगातार करते हैं। पाकिस्तान वालों का कहना है, जैसे बेनजीर भुट्टो ने तो बाकायदा इसके ऊपर, जुल्फिकार अलू भुट्टो ने तो 1973 में कहा ही था कि भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस मिलकर के बीएलए को समर्थन देते हैं। बोले ये लोग भारत को काउंटर, भाई जैसे भारत के अंदर पाकिस्तानियों ने, हुआ ये था ना, देखो 1971 के अंदर जब बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तानियों को लगा कि इन्होंने तो हमें तोड़ दिया, अब ऐसे में हम इनके साथ बदला कैसे लें, तो बोले इनका जम्मू कश्मीर तोड़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर को तोड़ेंगे, उन्होंने ये प्लान एक्टिवेट किया, तो बोले इंडिया वालों ने बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, ये वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया था। इसलिए जब जब पाकिस्तान इधर की बातें करता है, तत्काल प्रभाव से बीएलए के साथ वहां काम हो जाता है, और ये माना जाता है टिट फॉर टैट है कि अगर तुम हमारे 2 मारोगे, हम तुम्हारे 4 मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि फिर तुमको पता भी नहीं चलेगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो देखो हमारे डिप्लोमेट्स जाने और दुनिया जाने। ये तो तय है कि दुनिया जानती है, बस आप और हम ही नहीं जानते। दुनिया जानती है से मतलब है कि वो सेनाएं और सरकारें जानती हैं कि कौन क्या कर रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। हालांकि भारत आतंक का समर्थक नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान वालों को भी लगता होगा कि चलो कम से कम ऐसे में ही सही हमारी बात भी कोई सुन लेगा, और इसीलिए इनके ये हमले किए जाते हैं, ठीक है। जो जानकारी इनके ऊपर सोशल मीडिया, मतलब विकिपीडिया पर अगर आप जाकर के बीएलए को ढूंढेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट किया गया है। किन किन के द्वारा इनको किया गया? पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा, यूके के द्वारा, यूएस के द्वारा, और इनके सहयोगी बताए जाते हैं इंडिया वाले और अफगानिस्तान वाले। ये विकिपीडिया पर जानकारी है बीएलए के ऊपर कि इंडिया इनको सपोर्ट करता है। इनके पास 600 लोग 2020 में काम करते थे। बीएलए वाले बोल रहे हैं कि 800 ने तो यही वाला हमला बस काम में लिया है। खुद इसके ऊपर कई बार चाइना ने आरोप लगाया कि इंडिया इन्हें सपोर्ट करता है। अब यह बात देखने की है कि आतंकी हमले को भी क्या हम लोग इस तरह से प्रमोट करते हैं। मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये है कि इन लोगों की जो मांगे हैं उन्हें केवल ये टैग करके कि ये इंडिया वाले करा रहे हैं, पाकिस्तान की उन्हें और हीनतर देखने की साजिशों में से एक है, ताकि पाकिस्तान के लोग ये मानकर चलें कि नहीं नहीं हम लोग तो बड़े अच्छे हैं, बलूचिस्तानी लोगों को बरगला रखा है इंडिया वालों ने। भाई साहब, इंडिया वाले बरगलाते तो फिर पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश कैसे बनता? पहले तुम्हारे लोगों ने ही तुम्हारा विरोध किया था कि तुम बंगालियों को ट्रीट करते थे कि तुम मुसलमान हो ही नहीं, छोटे छोटे से लोग हो, दिखने में भी हमसे गोरे चिट्ठे दिखते नहीं हो, हम पठान हैं और हम पंजाब से आते हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं आता। और यही कारण था कि वो लोग अलग हुए थे तुमसे। अब ये लोग भी यही मानते हैं कि तुम लोगों ने यहां तक बस तक तो चला नहीं रखी, स्कूलें यहां पर है नहीं, अस्पतालों की कमी है, इतनी ज्यादा जगह है और उसके बावजूद यहां का मेंटेनेंस नहीं है। तो ये लोग तो मानते ही है ना कि तुम इनके साथ में इस तरह सेकंड सिटीजन टाइप से ट्रीटमेंट देते हो। इस वजह से इन लोगों को
अपने देश का घमंड पाल के रखने के लिए पाकिस्तानियों को कि हाँ भाई अपन लोग गर्व से जिएंगे कि बलूचिस्तान के अंदर भारत इस तरह का काम करता है, बाकी बलूचिस्तानी खुश हैं। ये गलतफहमी हो सकती है। खुद को गलतफहमी में रखना तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी भूल होगा। पहले भी वो अपना एक हिस्सा तोड़वा चुका है, फिर बलूचिस्तान भी उससे सेपरेट हो जाएगा। दुनिया भर में इस खबर को कवर किया गया है, रॉयटर्स के अंदर, वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर, हर जगह ये खबर है। और पंजाबियों के प्रति क्यों गुस्सा है इन लोगों का, उसके पीछे की पूरी कहानी है जो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं, ठीक है ना। पाकिस्तान के पीएम ने कहा है कि भाई ये केवल चाइना को हमारे यहां से भगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो सच भी है, क्योंकि ग्वादार से होकर के इन्होंने जो सीपैक बनाया है वो इनके ही रिसोर्सेज को कब्जा करने के लिए है। और बलोची लोग चाहते नहीं है कि चाइना रहे, और चाइना वाले भी डरपोक हैं जो यहां से पहले ही भागकर निकल लेते हैं। और हमने इस बारे में आप लोगों को पहले भी सारी जानकारियां दी हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। लेकिन हां, हमारे देश में आतंकी हमले अगर होंगे तो भारत आतंक से तो तगड़े तरीके से निपटने की तैयारी के साथ बैठा है। बाकी क्या होता है ये आप समझदार हैं, वो आप जानें, ठीक है साहब। बाकी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि कहीं न्यूज़ चल रही है कि टेलीग्राम बंद हो सकता है, ऐसे में मेरा अपना अंकित अवस्थी सर के नाम से एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा रहा हूं। आप जाकर उसे ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी अगर न्यूज़ बनकर आती है तो हम आपके साथ वहां पर उसे साझा कर सकें। बस ज्वाइन करना है आपको, वहां पर हम लोग लिंक जो होंगे वो आपके साथ साझा करते रहेंगे, ठीक है। बाकी हमारे एप्लीकेशन पर हमारे रिकॉर्डेड बैचेज उपलब्ध हैं, RAS फाउंडेशन के लिए उपलब्ध है, फाउंडेशन बैच उपलब्ध है। साथ ही साथ में आपके लिए वेबसाइट पर हमारे जो टेस्ट हैं वो सारे उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन मटेरियल अच्छे से आपके लिए उपलब्ध है, आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है साहब। कोई भी क्वेरी और कमेंट हो तो कृपया करके बताएं। वन मैन आर्मी टीम लिख रहा है कि आप मुझे जॉन अब्राहम की तरह दिखते हैं। यार जॉन अब्राहम के बुरे दिन आगे दिखते हैं। वो अगर इतना भारी दिखने लग जाएगा किसी दिन, इतना बल्कि टमी वाला आदमी दिखने लग जाएगा, उसका पिक्चर का कैरियर खत्म हो जाएगा, हैं। मेरे लिए तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके दिन खराब आ गए तो उनको बॉडी बिल्डर जैसे आदमी को। पुरुषोत्तम लिख रहे हैं कि सर यू आर ब्यूटीफुल। तुम लोग इसलिए तो नहीं लिख रहे हो कि सर को बस इम्प्रेस करके कि हमारा कमेंट पढ़ लेंगे ये चढ़ाओ मत, बस करना है तो कष्ट इतना कर दो कि सेशन शेयर कर दिया करो, ठीक है। राजू जी आई लव यू टू। चलिए, बड़े प्यार का इजहार हो रहा है, हमें लड़के जो हैं वो हमें ही ट्रोल किए जा रहे हैं चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, बड़ी न्यूज़ है कि क्या पृथ्वी से पुरुष खत्म हो जाएंगे और क्या सिर्फ महिलाएं बचेंगी। अब आप पूछेंगे सर शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों कह रहे हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो वाई क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति पुरुष बनेगा, ये महिला बनेगी, वाई क्रोमोसोम पर संकट आ पड़ा है। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम पर संकट आ गया, ऐसे क्या मतलब है, ये सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से हम लोग डील करने वाले हैं। खबर है कि दुनिया में से वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और अगर वाई क्रोमोसोम जो ये लिंग निर्धारित करता है कि बच्चा पुरुष बनेगा या महिला, अगर वाई क्रोमोसोम ही खत्म हो जाएगा तो क्या आने वाले समय में पुरुष खत्म हो जाएंगे। इसी को लेकर का आज का सेशन है। तो बहुत सी बातें समझनी है कि वाई क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे जेंडर डिसाइड होता है, कौन सा वो जीन है SRY, वो जीन क्या है जिसके चलते ये पता चलता है, और किस तरह से पुरुष का निर्माण होता है, कौन से वो हार्मोन्स हैं। सारी बातें आप लोगों को आज के सेशन में थोड़ा सा विज्ञान की चीज़ें चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे। सुर्खियां दुनिया भर के अखबारों में हैं कि ह्यूमन का वाई क्रोमोसोम विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन कुछ जगह पर ये मतलब कहते हैं ना उम्मीद की किरण बाकी है, लेकिन कितनी सही है वो उम्मीद की किरण की, ऐसा है आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। न्यूज़ है कि क्या दुनिया वाई क्रोमोसोम्स को धीरे धीरे खो रही है, इसके ऊपर जानकारी है। मैंने जैसा आपसे कहा क्रोमोसोम जानना जरूरी है, तो पहले क्रोमोसोम समझाएंगे, पर थोड़ा सा पहले न्यूज़ जान लेते हैं। वाई क्रोमोसोम जो कि सेक्स डिटरमाइन करता है ह्यूमन के अंदर और मैमल बेबीज के अंदर, वो धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है और वो कुछ सालों के अंदर खत्म हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अब इसमें फ्यू मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है। फ्यू मिलियन ईयर्स में से आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे सर अभी तो लाखों साल बची हैं, चिंता की क्या बात है। चिंता की बात ऐसे है क्योंकि इंसान का जो विकास क्रम है ना, वो भी लाखों करोड़ों साल पुराना है।
तो ऐसे में कोई संतति आई थी और कोई संतति खत्म हो जाएगी, और उस खत्म होने के बीच के ट्रांजिशन फेज में आप और हम भी हैं। ऐसे में 2022 की एक स्टडी जो की गई थी SRY डेफिशिएंट अमामी स्पाइनी रैट के ऊपर, वहां से यह जानकारी निकल कर आई कि साहब ऐसी कोई चीज चल रही है। मैं डिटेल में समझाऊंगा सारी बातें, लेकिन उससे पहले वाई क्रोमोसोम क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, और किस तरह से यह सेक्स डिटरमाइनिंग है यह भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, वाई क्रोमोसोम सामान्यतया और जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे छोटा होता है, यानी एक्स क्रोमोसोम। आपको ये तो जानकारी होगी कि पुरुष के अंदर 46 गुणसूत्र, महिला या पुरुष या व्यक्ति मतलब इंसान में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 पेयर्स कहा जाता है। उनमें से 22 पेयर यानी कि 44 दोनों में कॉमन है। उसके अलावा 2 क्रोमोसोम्स XY के नाम से पाए जाते हैं। XY, XX महिलाओं के लिए और XY पुरुषों के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में जो Y क्रोमोसोम है, इस ही क्रोमोसोम के बारे में पता चल रहा है कि ये क्रोमोसोम जो अपने ऊपर SRY जीन रखता है, वो जीन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके चलते हुए X और Y क्रोमोसोम्स का बनना मुश्किल होगा, एक साथ मिलकर के रहना मुश्किल होगा, और अगर ऐसा मुश्किल हुआ तो धीरे धीरे पुरुष खत्म हो जाएंगे, केवल XX क्रोमोसोम बचेगा, यानी महिलाएं बचेंगी। फिर बड़ा सवाल यह बनता है कि साहब केवल महिलाएं बचेंगी तो फिर महिलाओं का भी तो अंत ही हो जाएगा, क्योंकि जनरेशंस आगे कैसे बढ़ेंगी, यानी कि महिलाओं का भी आगे जब संतति ही नहीं बढ़ेंगी तो धीरे धीरे मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि महिला और पुरुष का दोनों का पृथ्वी पर होना आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं से ही दुनिया आगे बढ़ रही है, अगली पीढ़ियां धरती पर आ रही हैं। पुरुषों के अभाव में तो फिर कई और तर्क देने वाले लोग कहते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे जीव भी हैं, सरीसृप और कुछ छिपकलियां ऐसी हैं जिनमें केवल मादा ही होती है, और वो मादा ही सेल्फ इंड्यूस्ड तरीके से बेबी को जन्म दे देती है। तो क्या ऐसा संभव है कि धीरे धीरे आने वाले समय में महिलाएं स्वतः ही बिना वाई क्रोमोसोम की आवश्यकता के ही बेबी को जन्म दे देंगी? ये सर्व विज्ञान के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं जो कयास के माध्यम से ही सामने आ सकती हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के शरीर में मतलब जनरली कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप और हम यूकैरियोटिक कोशिका वाले लोग हैं। इनके अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक में न्यूक्लिक मटेरियल होता है। कोशिका के मध्य में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और वहां पर उसकी सारी डिटेल डली हुई है, क्रोमोसोम्स के रूप में डली हुई है। क्रोमोसोम असल में प्रोटीन और डीएनए से बनकर के कुछ इस प्रकार का एक्स के आकार का एक संरचना होती है, जिसे आप टेलीस्कोप से देख पाते हैं। जो लोगों के मतलब वो जो वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनके माध्यम से ये देखी जा सकती है। डीएनए से बनी इस संरचना में बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा रहता है। जनरली ये माना जाता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर ही जीन होते हैं, लेकिन ये जीन टोटल 46 गुणसूत्रों में सब में बराबर नहीं होते हैं। नंबर 1 क्रोमोसोम में हो सकता है 2000 से अधिक क्रोमोसोम हो, तो वाई 2000 से अधिक जीन्स हो, तो वाई क्रोमोसोम में लगभग 213 के आसपास जीन पाए जाते हैं। अब ये जीन क्या हैं? जीन असल में इंसान की डेटा को संरक्षित रखने वाली डीएनए की पुड़ियाएं हैं, एक तरह से समझिए। हालांकि माइक्रोस्कोप से उसे नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी डीएनए से बना हुआ जीन होता है जो आपकी सारी जेनेटिक जानकारी रखकर चल रहा है। यानी मेरी आंख का कलर कैसे होगा इसका भी डिसीजन एक जीन के ऊपर लिखा हुआ है। उसी जीन की वजह से निर्धारित जो कैरेक्टर थे वो मेरा पैदा होने के बाद दिखे। तो जो कैरेक्टर दिखते हैं उन्हें फिनोटाइप कहा जाता है, जो फीचर्स में दिखते हैं, और जो कैरेक्टर हमारे जीन्स की वजह से होते हैं इन्हें जीनोटाइप कहा जाता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप जीन्स की वजह से दिखने वाले लक्षण फिनोटाइप्स कहलाते हैं, फीचर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो संभवतया आपको यह बात समझ में आए कि हमारे शरीर के अंदर जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स हैं। ऐसा ही एक जीन है जिसका नाम है SRY जीन, जिस जीन से यह कैरेक्टर डिसाइड होता है कि कोई व्यक्ति पुरुष बनेगा या महिला। वाई क्रोमोसोम पर ही वो SRY जीन पाया जाता है, जिस पर फिलहाल संकट उत्पन्न हो रखा है। ठीक है, तो हम इस तरह से समझे कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम मिलकर बना हुआ है बहुत सारे डीएनए से, डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोसोम से, और फिर वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे जीन्स हैं। जीन्स के अंदर भी जो डेटा है वो नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू, क्षार के युग्मों के थ्रू संरक्षित रखा जाता है, जिसमें न्यूक्लियोसाइड बेस पेयर्स में
गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन को आप जानते हैं। ये सब वो जानकारियां हैं जो क्लास 6 से 8 के बीच में आपने कभी बचपन में पढ़ी होंगी। तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए हमारे शरीर में उपलब्ध होता है। अगर शॉर्ट में हम बात करें तो पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोसोम और महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोसोम, बाकी 44 दोनों में कॉमन है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम एक्स की तुलना में बहुत छोटा होता है, साइज में भी छोटा होता है। ठीक है साहब। अच्छा, अब हम लोग क्रोमोसोम्स की संख्या क्या सभी जीवों में एक समान पाते हैं? जी नहीं, अलग अलग चीजों में, पोटैटो, राइस, मंकी, माउस, सबकी जो फीचर्स है ना वो क्रोमोसोम जनित है। तो इस तरह से प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर इस प्रकार से क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग पाई जाती है। खैर एनीवे, क्रोमोसोम की संरचना मैंने आपको बताई ज्यादा अंदर तक। अभी तो कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को जब टीलोमर्स के बारे में बताया था तब भी मैंने आपको क्रोमोसोम का अंतिम पॉइंट था जो बताया था, संभवतः आपको याद हो। मैंने बताया था कि सबसे एंड में जो अपनी पाठशाला पर एक सेशन हुआ है जिसमें अमर होने के बारे में मैंने बताया कि टीलोमर जितना बड़ा होगा व्यक्ति उतने दिन तक जिएगा, अगर ये खत्म होता चला गया तो व्यक्ति मर जाएगा। मैंने बताया था कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम्स किस तरह से मियोसिस माइटोसिस के थ्रू आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी हमने कोशिका विभाजन के समय दी थी। कुल मिलाकर क्रोमोसोम हमारी सूचनाएं एकत्रित रखने के लिए जगह है। ये जगह सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन के साथ आगे आगे और कोशिकाओं तक फैलती रहती है। हमारी जो कोशिकाओं के अंदर डीएनए के पास सारी सूचनाएं हैं वो असल में क्रोमोसोम के अंदर रखी हुई हैं, उनमें से हम वाई क्रोमोसोम की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम आपको लेकर चलते हैं कि क्रोमोसोम में कुछ इस प्रकार से जीन होते हैं। मान लीजिए ये पूरा क्रोमोसोम का पेयर है, तो इस पेयर के अंदर मान लीजिए यहां जीन लगा हुआ है, तो यहां पर जीन लगा हुआ होता है। अच्छा, अब हो क्या रहा है वाई क्रोमोसोम के साथ कि वाई क्रोमोसोम 300 मिलियन साल पहले 1393 में जीन रखा करता था। मतलब आप ऐसे सोचिए, 300 मिलियन साल पहले 1468 जीन हुआ करते थे वाई क्रोमोसोम पर। तो हमने क्या समझा कि आप ऐसे समझें कि एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जीन्स हैं, मैंने बताया ना। तो जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसके ऊपर 2000 से अधिक जीन हैं, सब पर जीन अलग अलग होते हैं। साथ में जीन छोटी छोटी बिंदियां समझ लीजिए जो कि फीचर्स लेकर चल रही हैं कि ये फीचर बड़ा होकर के मोटी आंख दिखाएगा, मोटा कान, मोटा नाक, चपटा चेहरा, इस तरह की सब चीजें अपन जो लोग मतलब फीचर्स दिख रहे हैं ना वो सब जीन जनित है। ऐसे में वाई क्रोमोसोम जो तुलनात्मकली एक्स की तुलना में छोटा है, उस पर जो जीन पाए जाते थे 300 मिलियन साल पहले वो 1438 जीन हुआ करते थे। लेकिन 300 मिलियन सालों में 1393 जीन खत्म हो गए और 1393 जीन खत्म होकर के लास्ट 45 के अंदर मतलब एंड एट दिस रेट इट विल लूज लास्ट 45, जो बचे हुए 45 रह गए हैं। मतलब इधर देखिए ना, 1438 हुआ करते थे पहले, उनमें से 1393 में खत्म हो चुके हैं, तो बचे कितने? 45, और उन 45 को खत्म होने में 10 मिलियन साल और लगेगा। मतलब यह तय है कि लगातार वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर से जीन खत्म होते जा रहे हैं और खत्म होते होते अब मात्र 45 बचे हैं और वो भी अगले 10 सालों में खत्म हो जाएंगे। ह्यूमन के अंदर जो वाई क्रोमोसोम है उसमें SRY नाम का एक जीन पाया जाता है जो कि पुरुष के निर्माण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस गति से जीन जा रहे हैं वाई क्रोमोसोम्स जल्दी ही 11 मिलियन के अंदर अंदर पूरा खत्म हो जाएगा कि साहब अब ये बचेगा ही नहीं। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि सर वाई क्रोमोसोम का खत्म होना SRY जीन का खत्म होना माना जाएगा, क्योंकि वही तो डिसाइड कर रहा है। SRY जीन क्या करता है? तो असल में SRY जीन SOX9 नामक जीन को एक्टिवेट करता है। मतलब ये वो जीन है जो अगर वाई क्रोमोसोम्स में है तो इसका होना SOX9 नामक जीन को एक्टिवेट करता है कि चलो इसके अंदर, इस भ्रूण के अंदर पुरुष का निर्माण करते हैं, यानी सेक्स निर्धारित करते हैं। अर्थात जो SOX9 सेक्स क्रोमोसोम पर जो स्थित नहीं है वो मतलब पुरुष का निर्धारण SRY जीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, SRY दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, जो कि कहां पर है? वाई के ऊपर है। ये क्रूशियल जीन है जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है और विशेष रूप से पुरुषों के अंदर, मतलब जितने भी स्तनधारी हैं उनके अंदर यह चीज पाई जाती है। इसका प्राइमरी फंक्शन है कि यह मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। तो आप ऐसे समझिए कि SRY जीन जो है वो SOX जीन का जो पुंज है उसका एक हिस्सा है जो कि इस कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो जो गोनेड्स बनते हैं उसमें पुरुष की तरफ से SRY जीन ही आता है, अदरवाइज XX जीन आए तो केवल महिलाएं बनकर रह जाएंगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि SRY जीन ही मेल डेवलपमेंट में भूमिका निभाता है। करता क्या है
ये पुरुषों के अंदर टेस्टिस का निर्माण करता है। जो टेस्टिस निर्माण होता है SRY जीन के प्रोटीन के एक्टिवेट होने से, वो जो टेस्टिस बनते हैं, उन टेस्टिस के बनने के बाद मेल हार्मोन का काम भी ये शुरू करवाता है। सबसे पहले टेस्टिस बनेंगे SRY जीन से, उसके बाद में मेल हार्मोन्स, और मेल हार्मोन्स में भी दो हार्मोन्स, एक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और दूसरा है एंटीमुलेरिन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष के लक्षण विकसित करता है और एंटीमुलेरिन हार्मोन महिलाओं के जो पुरुषों में लक्षण आ सकते हैं, जैसे ओवेरी का विकास होना या फैलोपियन ट्यूब का विकास होना, उन्हें अवरुद्ध करता है। महिलाओं के कैरेक्टर पुरुषों में विकसित ना हो जाएं, इसी वजह से एंटीमुलेरिन हार्मोन पुरुषों के अंदर पाया जाता है। अगर यह हार्मोन की कमी है तो महिलाओं के कैरेक्टर पुरुषों में भी आने लगते हैं। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन, चूंकि टेस्टिस बने हैं तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में कहा गया कि यही जीन है जो कि टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है, जिससे मेल कैरेक्टर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे पीनस, प्रोस्टेट्स एंड सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स जैसे मसल्स ग्रोथ एंड बॉडी हेयर्स इसकी वजह से विकसित होते हैं। तो सोचकर देखिए कि यह किस तरह से इस कार्य को करता है। अच्छा, अब चर्चा किस बात की हो रही है कि भाई इंसान तो धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम खोता जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस खोज में है कि अगर वाई क्रोमोसोम चला गया तो SRY जीन भी चला जाएगा। क्या कुछ ऐसी प्रोग्रेस दिख रही है क्या कि कुछ और ऐसे जीन डेवलप हो जाएंगे आने वाले टाइम पर जो कि पुरुषों का मतलब भूमिका निभा देंगे? जरूरी नहीं है ना कि यही सेक्स डिटरमाइनिंग जो प्लेस है यही करता रहेगा, कोई और भी हो सकता है। तो बोले ऐसे में उम्मीद जगती है एक स्पाइनी रैट के अंदर, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक उम्मीद लेकर आया है। उसमें यह देखा गया कि उसका जो SRY जीन था, ये 2022 की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक प्रोसीडिंग है, उसके अंदर एक पेपर पब्लिश हुआ। उसमें यह था कि जो स्पाइनी रैट है, दैट इज ए रोडेंट स्पेसीज जो जापान में पाई जाती है, उसने एक अल्टरनेटिव जीन डेवलप कर लिया है जो कि वाई क्रोमोसोम के खत्म होने के बावजूद भी पुरुष निर्माण कर सकता है। यानी पुरुषों के विकास में यह जीन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो आप देखें, मेमल सेक्स मतलब क्रोमोसोम्स के खत्म होने पर भी उस पर्टिकुलर चूहे के अंदर यह पाया गया, मतलब जापान में पाए जाने वाली चूहे की जनजाति में यह पाया गया कि वो लोग फिर भी SRY जीन के एब्सेंस में भी पुरुष बना ले जा रहे हैं। रिसर्चर्स का कहना था कि वाई क्रोमोसोम्स जीन जो स्पाइनी रैट के अंदर थे, उन्हें रिलोकेट किया गया अदर जीन्स के अंदर, अदर क्रोमोसोम्स के अंदर, और उन्होंने पाया कि एक स्मॉल DNA डुप्लीकेशन हुआ उसी SOX जीन के पास क्रोमोसोम नंबर 3 पर, जो कि पुरुषों के लिए जिम्मेदार था, और उसने एक्टिवेट कर दिया SOX को ताकि वो SRY जीन का काम कर सके। यानी वैज्ञानिक तो लगातार क्रिएटिविटी करते रहते हैं। उन्होंने कहा एक बार हटा के देखते हैं, अगर SRY जीन हट गया तो क्या SOX नामक जीन है वो एक्टिवेट हो पाएंगे? तो बोले साहब ऐसा करते हैं कि इनके लिए अपन एक बार हटा के देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने हटाया और प्रयोगों में पाया कि उसकी जगह खुद से DNA ने SRY की तरह SOX नाम के जो SOX9 नाम का जो कंपाउंड है जो एक्टिवेट करता है सारे मेल फीचर्स को, उन्हें एक्टिवेट कर दिया। तो बोले ये संभव है कि ऐसा हो जाए, और ऐसा करके इन्होंने प्रयोग के अंदर एक सफलता भी पाई कि अगर SRY चला गया तो डरने की जरूरत नहीं है, दुनिया इवॉल्व हो जाएगी और वो पुरुषों को बनाने के लिए कोई और नया जीन खोज लेगी। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं क्या कि भविष्य में सेक्स निर्धारण का कार्य जो आज SRY जीन कर रहा है वो कोई और जीन करने लगेगा? तो कह सकते हैं कि करने लगेगा। चूहों में ऐसा देखा गया है, लेकिन इसमें डर बहुत लग रहा है। डर क्यों लग रहा है कि चूंकि ये स्पाइनी रैट में देखा गया है, जरूरी नहीं है कि हर चीज में यही सेम प्रकार का जीन डेवलप हो। हर जीन में अगर ऐसा होने लगे, जैसे आज सभी मैमल्स में SRY जीन है जो मेल फीचर डेवलप करता है, अब पुरुषों में सब में ही SRY जीन है जिसने इसको ये बनाया है, लेकिन बोले अगर हर किसी का अपना उत्प्रेरण हो, अपनी कारण हो जिसकी वजह से नया जीन पैदा होने की बात की जाए, तो व्यवस्थाएं जो है ना वो बदल जाएंगी, बहुत तरह की अनिश्चितताएं जन्म लेने लगेंगी। चूहे में कोई और चीज डेवलप हो गई है, पुरुषों में कुछ और डेवलप हो गया, तो बोले फिर इंसान कई तरह के दिखने लगेंगे। कह नहीं सकते कि उनका किस तरह से उद्भव हुआ होगा, कहना बड़ा मुश्किल होगा। भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी? अच्छा, एक और परेशानी इन दिनों वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व की है, और वो ये है कि प्रदूषण की वजह से मेल फर्टिलिटी पर भी भयंकर बुरा असर पड़ रहा है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज के समय में बढ़ते प्रदूषण के चलते फर्टिलिटी बुरी तरह चैलेंज हुई है।
आज के समय आवश्यकता बन गई है, लोग अपने एग और स्पर्म को फ्रीज करा के रख रहे हैं कि भाई अभी तो हम जवान हैं, सुरक्षित रख लेंगे। पता चल रहा है कि 30 साल बाद जब हम 35 साल के बैठेंगे, उस समय बच्चा करने का सोचेंगे तो पता चले कुछ नहीं हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप बढ़ते हुए अगर ट्रेंड देखें तो आप क्या पाएंगे ना कि इस समय पर दुनिया भर के आईवीएफ सेंटर्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाले जो सेंटर्स हैं वो आपके शहर में खुल गए हैं। आपके हर छोटी छोटी जगह पर आईवीएफ क्लिनिक खुल गए हैं। आप सोचकर देखें कि वो क्यों खुल रही हैं। क्योंकि बच्चा नॉर्मली कंसीव नहीं हो पा रहा है, माताओं को दिक्कत आ रही है, पुरुषों को दिक्कत आ रही है। माताओं के लिए बेस्ट एग नहीं बन रहा है, पुरुषों में सीमन काउंट या स्पर्म काउंट कम हो गया है। ऐसे में बच्चा कंसीव करना एक बड़ी दिक्कत बन गई है। और रिसेंटली पिछले कुछ सालों के अंदर सीमन की कंसंट्रेशन या जो शुक्राणुओं की संख्या है उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिला है। कहते हैं कि शुक्राणु की सांद्रता अगर 40 मिलियन प्रति मिलीलीटर से कम है तो यह प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। 1973 से 2018 के बीच में जो शुक्राणुओं की कंसंट्रेशन थी वो 51.6% की गिरावट देखी है। मतलब यह समझिए कि जहां पहले शुक्राणुओं की कंसंट्रेशन 101 मिलियन प्रति मिलीलीटर हुआ करती थी, वो अब 49 मिलियन मिलीलीटर तक आ गई है। स्पर्म काउंट भी 62% गिर गया है। 1970s के बाद में जो शुक्राणुओं की एकाग्रता है वो हर साल 1.16% के हिसाब से गिर रही है और साल 2000 के बाद 2.64% के हिसाब से गिरने लगी है। और यह ऑक्सफोर्ड एकेडमिक्स के अंदर छपी हुई खबर है जिसको हम लोग आपके साथ में बता रहे हैं। मतलब यह सोचकर देखिए 1973 से 2018 के बीच बढ़ते पॉल्यूशन के कारण जो स्पर्म काउंट है वो प्रति साल के हिसाब से 1.2% गिर रहा है। दैट विल कॉजेज फ्रेगाइल फर्टिलिटी, यानी कि बच्चे ही पैदा नहीं हो पा रहे हैं। बचने के लिए लोग इनिशियल एजेस में ही अपने स्पर्म को फ्रीज करा रहे हैं। एग फ्रीजिंग कॉमन हो गया है। अब इसी तरह से स्पर्म फ्रीजिंग चल रहा है। हालांकि वो अभी बड़ा सॉल्यूशन नहीं बना है, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि ये बहुत ही एक्टिवेटेड सेल्स हैं, वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती। लेकिन ये देश के लिए, दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। तो मानव सभ्यता निरंतर अपने ही कर्मों से निरंतर चुनौतियां पा रही है, ये तो सत्य है। लेकिन इसका भविष्य क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए थे, हमारे साथ लगातार कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो मेरा अपना व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है उसे ज्वाइन कर लें। इस नाम से और भी कोई व्हाट्सएप चैनल दिख सकता है, लेकिन उसे ज्वाइन ना करें। केवल एक ही व्हाट्सएप चैनल है जिसे हम अपने यूट्यूब चैनल्स में या अपने ऑलरेडी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ शेयर करेंगे, वहाँ से आप इस पर जुड़ जाएं। ठीक है। हमारे एप्लीकेशन पर हमारे रिकॉर्डेड बैचेस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के उपलब्ध हैं। RAS फाउंडेशन के लिए 16 सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वेबसाइट हमारी जिस पर कि तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर। हमारे हैंड रिटन मटेरियल्स भी उपलब्ध हैं, घर पर बैठे हुए कम समय के अंदर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी और कमेंट हो तो प्लीज़ बताएं। कोई भी क्वेरी और कमेंट हो तो प्लीज़ बताएं। राजेश लिख रहे हैं कोलकाता पे कुछ बोलिए। ऑलरेडी बेटा वीडियो डाला हुआ है हमने, उस पर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने, मैंने एक सेशन किया था आज से कुछ समय पूर्व, लगभग 1 साल पहले, इंस्टेंट लॉन एप्लीकेशन के ऊपर। और उसमें यह कहा था कि देश के अंदर एक अलग प्रकार का क्राइम चल रहा है। और क्राइम क्या है? कुछ लोग
किसी ऐसे अनसिक्योर्ड तरीके के प्लेटफॉर्म से लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद में उनके द्वारा ब्लैकमेलिंग का शिकार बनते हैं। ऐसी कई सुर्खियां हमने आपको दिखाई थी कि एक बच्चा है वो अपने माँ बाप को नोट लिख रहा है। और इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 के बाद देश में जब से कोरोना महामारी आई उसके बाद में तेजी से इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस का बिजनेस बढ़ा। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो तुरंत प्रकार से यहां से लोन ले रहे थे और लोन लेने के नाम पर ये एप्लीकेशन बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोगों को कुछ मिनटों में ही लोन दे रहे थे। इनमें चूंकि बैंक की तुलना में तुरंत लोन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं और गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं, तो लोग इजीली इनके ट्रैप में फंस रहे थे। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पिछले साल 300 करोड़ रुपए का फ्रॉड चाइनीज एप्लीकेशंस के थ्रू भी पकड़ा गया। चाइना वाले भी धड़ाधड़ इस प्रकार के लोन एप्लीकेशन चला रहे थे। इन्हीं का समाधान अब भारत सरकार ने खोज लिया है। आज का सेशन इस बात पर है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये किस तरह से ब्लैकमेल करते थे वो समझ लीजिए पहले, ताकि हम इस बात को समझा पाएं। आपने एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया और लोन लेकर के जिनकी छोटी मोटी आवश्यकताएं 5-10 हज़ार रुपए टाइप की आवश्यकताएं वो ये लोग पूरा कर रहे थे और करके ये आपके मोबाइल में आपकी फोटोज का, आपके कॉल लिस्ट का, इन सब का एक्सेस रख करके फिर आपसे ब्लैकमेलिंग करते थे। अगर आप पैसा समय पर नहीं दे पाए तो आपकी फोटो वायरल करने की धमकी देना, आपके जानकारों को फोन करके धमकाना कि देखो आपके उसने फलाने पैसे। ब्लैकमेलिंग का बुरा राग यहां पर छिड़ा हुआ था। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए संभवतया पिछले साल 2023 में आरबीआई ने यूनिफाइड लोन इंटरफेस की तैयारी शुरू की और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। जस्ट लाइक यूपीआई अब हमारे देश में तैयारी हो रही है शक्तिकांत दास जी के नेतृत्व में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की, यानी कि यहां से आपको लोन मिलेगा भी और यह तरीका बिल्कुल यूपीआई की तरह ही सुरक्षित होगा। देश ने हाल ही के समय में जबरदस्त तरीके से इंटरनेट के क्षेत्र में काफी सारे काम देखे हैं, चाहे यूपीआई का नाम हो, जहां पर आप देखते हैं कि 2016 से शुरू हुई यूपीआई सर्विसेज, आज देश में जो 5 बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनमें से 4 यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। और तो और जनधन आधार मोबाइल, जिसके थ्रू सरकार आज किसी भी लाभार्थी को अगर अपनी तरफ से कोई मदद भेजती है तो वो उसी ऐप, उसी प्रोसेस के थ्रू, यानी जनधन अकाउंट के थ्रू, जनधन आधार से वेरीफाई करके जनधन आधार मोबाइल जो जैम ट्रिनिटी चल रही है उसके थ्रू पैसा भेजा जा रहा है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि जैम ट्रिनिटी जो है वो जिस प्रकार से क्रांतिकारी रही, अब उसी को ध्यान में रखते हुए जनधन आधार, साथ में उसके साथ यूपीआई और उसके साथ यूएलआई की एक नई ट्रिनिटी बनाई जा रही है। इसी बीच में मैं एक जानकारी और दे दूं कि जो जनधन अकाउंट बने थे देश में, इस साल उनका 10 साल पूरा हो चुका है और 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुल चुके हैं। 10 साल पूरा होने पर और 53 करोड़ अकाउंट खुलने पर देश के अंदर जो आर्थिक रूप से लोगों को साथ लेने का सरकारी प्रयास था वो संभवतया पूरा होता हुआ दिख रहा है, जिसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से जानते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की, जिसके बारे में यूपीआई की तरह ही बहुत सारी उम्मीदें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि देश में जिस तरह से यूपीआई सीमलेस है कि बस आपने एक पासवर्ड डाला और फट से आपका अकाउंट एक्सेस हो गया, और अकाउंट एक्सेस से अगर आपके अकाउंट में धन है तो आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, बिल्कुल वैसे ही एक ही प्लेटफॉर्म पर आपका एक यूएलआई अकाउंट होगा। मतलब यूएलआई के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, आपके जो डिटेल्स हैं जो आधार के थ्रू, बैंक खाते के थ्रू कनेक्टेड हैं, उनसे आपकी लोन एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी इंस्टेंट लोन की तरह, और आप वहां से लोन ले पाएंगे। इस पर हमने ऑलरेडी आप लोगों को हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर कंप्लीट जानकारी हिंदी में भी पढ़ने के लिए दे दी गई है। आप समय समय पर वेबसाइट पर जाकर के कंटेंट को पढ़ने जा सकते हैं, वहां पर हमारे द्वारा आपको जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारा एक और ट्विटर हैंडल है, दैट इज अपनी पाठशाला, वहां पर भी हमने इसका लिंक आपसे साझा किया हुआ है, आप चाहें तो उसे फॉलो कर लें। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि जब यूपीआई आया तो भारत में फोन पे आया, पेटीएम आया, भारत पे आया, तमाम प्रकार के वो एप्लीकेशंस आए जो यूपीआई को यूज करके लोगों तक इस काम को पहुंचा रहे थे। अब देश में जो इतने सारे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस हैं उन्हें यूएलआई प्लेटफॉर्म को ही अपनाना होगा, यानी कि अब वो अपने तरीके से नहीं चल पाएंगे कि अपना ऐप बनाया, अपने तरीके से लोगों को फंसाया, नहीं। सब इंस्टेंट लोन, चूंकि भारत सरकार बहुत सख्ती से जो ये फर्जी एप्लीकेशन चल रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही कर रही है, ऐसे में अगर कोई प्लेटफॉर्म आगे अब बनेगा इंस्टेंट लोन के लिए तो वो यही बनेगा। आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि सर हम तो कभी इसके चक्कर में पड़े ही नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा,
35 साल से कम के लगभग 65%, मतलब आंकड़ा है कि जो लोन लेने वाले लोग हैं, इंस्टेंट लोन लेने वाले, वो लोग वो हैं जो 35 साल से कम के, और उनका नंबर 65% से ऊपर है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि कोई इंस्टेंट लोन कितना ले लेगा, कितनी की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है आपके लिए लोन का अमाउंट 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख होता हो, लेकिन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, या फिर कोई ठेली रेहड़ी पटरी का काम करने वाला व्यक्ति, एमएसएमई में काम करने वाला व्यक्ति, उनकी ज़रूरतें उनके हिसाब से 10-15 हज़ार, 20-50 हज़ार तक की होती हैं। ऐसे में उनके लिए लोन फिजिबल होना जनधन आधार अकाउंट के थ्रू, और उनके लिए इस प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन पर्सनल लोन की तरह डिस्ट्रीब्यूट होना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा विकसित करेगा। इतना ही नहीं, इसे चूंकि सरकारी प्लेटफॉर्म के थ्रू रखा जाएगा, तो आने वाले समय में, और हाँ, भारत सरकार 2023 से इसके ऊपर काम कर रही है पायलट प्रोजेक्ट चला करके, अब ये पूरी तरह से एक्सेसिबल हो जाएगा। ये आरबीआई के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का उपयोग क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर सेंट्रल और गवर्नमेंट जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, या अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, वो सब इसका प्रॉपर तरीके से उपयोग कर पाएंगी। तो आप पूछेंगे सर मैं लोन लेके भाग गया तो क्या होगा? आपका जो आधार कार्ड है, आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपका एड्रेस है, आधार कार्ड में आपकी पहचान है, प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी सारी जानकारी यूएलआई को पता है। आप एलिजिबल हैं या नहीं वो 2 मिनट में बता देगा। अगर एलिजिबल हैं, आपने अप्लाई किया, तो कुछ ही मिनटों में आपके पास पैसा भी आ गया। जस्ट लाइक यूपीआई के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर करते हैं। कह रहे प्लग एंड प्ले मॉडल है। जब सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध है, आप विचार कीजिए कि आज हम जब यूपीआई के थ्रू अपना बैलेंस चेक करते होते हैं, तो बैलेंस कैसे चेक कर रहे होते हैं? हमारे अकाउंट में कितना धन है, जब ये पता कर रहे होते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट की सारी डिटेल यूपीआई 2 मिनट में निकाल के रख देता है। चाहे किसी भी बैंक में हो, आपका डेटा अगर है तो उसके पास वो जानकारी दे देगा। एग्जैक्टली यूएलआई करेगा आपकी सारी बैंक डिटेल्स, साथ में आपका आधार कार्ड से पहचान। अब आपके अकाउंट्स के आधार पर क्या आप इसका क्राइटेरिया रखते हैं? अगर हाँ, तो तुरंत आपको वो अप्रूव कर देगा कि जाइए आप लोन ले लीजिए। तो जिसको लोन देना होगा वो एग्रीगेटर भी इस प्लेटफॉर्म पर होगा, और जैसे जरूरत होगी वो भी इस पर होगा। तो यूपीआई के बाद में अब ये यूएलआई आर्किटेक्ट है, और ये आने वाले समय में बिल्कुल वही ट्रिनिटी जो जनधन आधार मोबाइल में आपने देखी थी उसकी तरह काम करेगा। मैं फिर से याद दिला दूं, जनधन आधार को लेकर के अगर हम जनधन अकाउंट की बात करें, उसके पूरे 10 साल हो गए हैं, और अब तक 53 करोड़ खाते खुल चुके हैं। 23.5 ये जितना बड़ा भी अमाउंट है वो मिल चुका है। घर की बगल में निर्माण कार्य चल रहा है। कार्य मैंने जानकारी जो देनी थी वो पूरी हो गई है। संभवतः आपको जानकारी समझ में आई हो। इसी के साथ आज के सेशन के लिए इतना ही। धन्यवाद।